हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे 17वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ था जो जनवरी में होता, 4 जनवरी 2025 को हुआ था। उसको जो रीजनिंग से संबंधित बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन को देखेंगे और उन क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि आगामी जो परीक्षाएं होगी उसमें रीजनिंग के ठीक ठाक क्वेश्चन आने की संभावना है। इस वजह से रीजनिंग को या सीसैट को कह सकते हैं कि उसको हल्के में ना लेते हुए उस पे भी कुछ टाइम फोकस करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन आए उसे हम अच्छे से कर सकें। चलिए आज का हम लोग जो 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आए थे उन सबको देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है ये कैलेंडर से संबंधित है। कैलेंडर का पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया था 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है। 1 जनवरी 2008 को अगर मंगलवार है तो आपसे पूछा गया था 1 जनवरी 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन दिया गया था 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है तो पूछ रहा है तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। आपको ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन दिया गया था गुरुवार, दूसरा दिया था रविवार, तीसरा दिया था बुधवार और चौथा दिया था सोमवार। ये आपके 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से बताना था कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले हम लोग को जान लेना जरूरी है कि कौन लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष को 4 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए या पूर्णतः विभाजित हो जाए, उस वर्ष को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या 2008 लीप वर्ष है या नहीं है। अगर होगा तो इस वर्ष फरवरी जो होती है 29 तारीख को होगा और जो हमारे साल का दिन 365 दिन होता है नॉर्मली, लीप वर्ष का जो होता है दिन होगा 366 दिन का हो जाएगा। एक वर्ष में 366 दिन हो जाएंगे। चलिए 2008 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं पूर्णतः डिवाइड होता है या नहीं। अगर डिवाइड हुआ तो लीप वर्ष है। ये देखिए 2008 है, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 पंचे 20 हो गया, 5 हो गया, फिर जीरो उतारेंगे, फिर 4 दूनी 8, ये हो गया। ये लीप वर्ष है। इस प्रकार देखेंगे तो आप जो है कि 2008 लीप वर्ष है। अब आपको बता दिया जा रहा है कि जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में फरवरी माह जो होती है, माह 29 दिन का होता है, 29 दिन का होता है। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366 दिन। ये था आपका नॉर्मली या लगभग सभी को पता रहता है। लीप वर्ष होगा तो उसमें एक दिन बढ़ेगा तो मतलब होगा जो 365 दिन का होता है वो 366 दिन होगा। और जो फरवरी है वो 28 के बजाय 29 होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखें 366 का जो हमारा हफ्ते का दिन होता है, एक हफ्ते में देखा जाए तो 7 दिन होता है, उस 7 से भाग देंगे। 366 हमारा लीप वर्ष था, 366 को 7 मतलब एक सप्ताह में जो होता है 7 दिन, उससे भाग देंगे। उससे अगर भाग देंगे तो देखते हैं कितना आएगा। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 16 हुआ, 7 दूनी 14, ये 52 सप्ताह हो गया। 52 सप्ताह और 2 दिन प्लस 2 दिन आपका शेष बच रहे हैं, 2 दिन शेष बच रहे हैं। अब ये 2 दिन को जो आपका दिया था यहाँ 1 जनवरी 2008 को क्या था, मंगलवार बताया गया था ना। मंगलवार में आपको 2 दिन जोड़ दीजिए। जो दिन आएगा बृहस्पतिवार या गुरुवार, आपको ऑप्शन में गुरुवार दिया गया है, गुरुवार या बृहस्पतिवार जो भी आए, जो भी आप लिखें वो आपका देखा जाए तो इसमें गुरुवार आ रहा है। गुरुवार आपका जो है राइट आंसर आएगा। इसका पहले का ये जो रीजनिंग क्वेश्चन दिया था कैलेंडर से संबंधित, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, गुरुवार आएगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे आएगा आपको बता दिया गया कि
सबसे पहले हम जो ईयर दिया रहेगा उसको 4 से मतलब जो ईयर दिया रहेगा उसको चेक करेंगे कि क्या यह वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है। अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी उसमें एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा, 28 के बजाय 29 दिन रहेगा, और अगर लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी 28 दिन रहेगी। तब इस प्रकार देखा जाए तो 2008 को हमने ट्राई किया तो ये लीप वर्ष था, इसमें फरवरी जो है 29 की हो गई, आपको लिख दिया गया फरवरी माह 29 दिन का होगा, और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होगा। 366 दिन तो हो गए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा 366 दिन आया है उसको हम एक हफ्ते से डिवाइड करेंगे, मतलब 7 दिन से डिवाइड करेंगे। अगर 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 52 सप्ताह 2 दिन। जो दिन हमारा जो शेष बचता है वो हमारा 2 दिन शेष बचेगा। इस 2 को हमारा जो दिया रहेगा, जो पहला दिन दिया रहेगा उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारा जो पूछा गया क्वेश्चन का 1 जनवरी, आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है 1 जनवरी को 1 जनवरी को आपका गुरुवार आ जाएगा। यहाँ लिख दिया जा रहा है 1 जनवरी 2009 को गुरुवार आएगा। गुरुवार ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्कल का संबंध है। आपको क्वेश्चन दिया गया है सर्कल का संबंध है। सर्कल का संबंध RICELCE से है। उसी प्रकार आपको बताना है स्क्वायर का संबंध किससे होगा। सर्कल का संबंध दिया गया है RICELC दिया गया है, तो उसको आपको बताना है कि उसी प्रकार जो स्क्वायर होता है उसका संबंध कैसे होता है। पहले सर्कल को देख लेते हैं कि उसका संबंध कैसे है, फिर इसके बाद हम लोग स्क्वायर का संबंध देखेंगे। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग सर्कल को पहले लिख लेते हैं। देखिए ये आपका सर्कल हो गया, और इसका जो अपरूप बना है वो बना है RICELC। ये आपका सर्कल का अपरूप बना है। अब देख लेते हैं कि सर्कल का ये अपरूप कैसे बना है। तो देखा जाए, अगर ये आपका जो सर्कल है ये देखा जाए तो जो तीसरा ऑप्शन देखें RIC दिया गया है, ये इसी का परिवर्तन देखिए यहाँ RIC, मतलब आपका तीसरा ही पलट जा रहा है यहाँ से। फिर यहाँ देखिए जो आपका ई दिया गया है ये भी आपका ई यहाँ दिया गया है, एल यहाँ, और सी आपका ये यहाँ से कहा जाए तो ये इधर का ऐसे हुआ है, इधर का ऐसे हुआ है। उसी प्रकार हमारा स्क्वायर भी वैसे ही लिखा जाएगा जो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए स्क्वायर को लिखते हैं, देखते हैं इसका शुद्ध क्या होगा। देखिए यस दिया है UUARE। अब जैसे जैसे ये लिखा गया है उसी प्रकार हम लोग इसको भी लिखेंगे। देखिए आपका जो तीसरा उठाया गया है पहले लिखा गया है, यहाँ हम यू को पहले लिखेंगे, ये आपका रूप हो जाएगा यू हो जाएगा। फिर दूसरे पे आई लिखा गया है, दूसरा यहाँ क्यू है, क्यू लिखेंगे। फिर तीसरा एस है, यहाँ सी लिखा गया, देखिए सी पहला है तो यहाँ सी लिखा गया, यहाँ यस है तो यहाँ यस लिखेंगे, ये यस हो गया। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ ई लिखा गया है जो आपका ये लास्ट वाला है। अब यहाँ से हम लोग ई वाला इन तीनों को उठाएंगे, ये इधर का ये इधर का। अब यहाँ ई लिखेंगे, उसके बाद आर और ए लिखेंगे, आर और ए, ये आपका राइट आंसर आ गया। कैसा है देख लीजिए, जैसे आपका ये तीन यहाँ तीन तीन का जो है तीन तीन के पेयर बना दिए गए हैं। जैसे SIR जो है उसको लिखा गया है RIC लिखा गया है चेंज करके, मतलब जो तीसरा है वो पहला बन गया, दूसरा दूसरा ही रह गया, और जो पहला है वो लास्ट का बन गया है। उसी प्रकार CLE का परिवर्तन करके ELC बना दिया गया है। इस प्रकार ये था। अब उसी प्रकार हम लोग स्क्वायर को भी बना देते हैं। स्क्वायर का तीसरा शब्द जो है यू है, यू को पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरे पे क्यू लिखेंगे और तीसरे पे एस लिखेंगे, और उसका जो तीसरा अन्य पार्ट जो दिया गया है ARE का परिवर्तन करके ERA लिखा जाएगा, ERA लिख दिया गया। इन चारों में से देखते हैं कि पहले का कौन सा ऑप्शन सही होता है। देखा जाए तो पहले में देखो यहाँ ना पहले दिए गए यू नहीं दिया गया है, तो ये तीसरा और चौथा तो ऐसे ही आप गलत काट देंगे। अब बचेगा आपका पहला और दूसरा। अब देखते हैं पहला और दूसरा में क्या देगा, QUSERA, आपका जो पहला ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका पहला उत्तर इसमें सही है। आपको बता दीजिए, देख लिया सर्कल को ऐसे लिखा गया, तीसरा उठा के पहले किया गया, दूसरा फिर पहला। उसी प्रकार जो उसका जो 6 वर्ड दिए गए थे उसको तीन तीन करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं। पहले 3 को हम लिखा गया
CIR को लिखा गया RIC लिखा गया और दूसरे को जो लिखा है CLE लिखा गया है उसको परिवर्तित करके ELC लिखा गया है। इसी प्रकार स्क्वायर को भी हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक भाग में SQU लिखते हैं, दूसरे भाग में ARE लिखते हैं। ARE को अब हम उसको बनाते हैं, UQS लिख देते हैं, उसके बाद ERA लिखते हैं। इस प्रकार इसका ये रूप होगा। इस प्रकार इसका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, दिया गया यदि त्रिभुज पुरुष को दर्शाता है, जो आपका ये त्रिभुज दिया गया है ये पुरुष को दर्शा रहा है और आयत जो होता है वो व्यवसायी को दर्शा रहा है। ये जो आपका आयत बना है ये व्यवसायी को दर्शा रहा है। और उसके बाद आगे देखिए जो वृत्त है, ये वृत्त आपको करोड़पति को दर्शा रहा है। कौन सा अंक उन पुरुषों को दर्शाता है जो व्यवसायी और करोड़पति दोनों हैं? आपको पूछ रहा है जो ये सर्कल और आयत और रेक्टेंगल दिए गए इनमें से बताना है कि कौन सा तीनों में है। ये कहने का मतलब देखिए आपको यहाँ लिख दिया जा रहा है जो आपके लिए आसानी होगी। जो आपका त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज जो है, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? यहाँ देखिए दर्शा रहा है पुरुषों को, ये पुरुषों को दर्शा रहा है, ये पुरुष हो गए। और जो आयत है, आयत किसको दर्शा रहा है? आपका आयत दर्शा रहा है व्यवसायी को। आयत हो गया जो व्यवसायी को दर्शा रहा है। और आपका जो वृत्त है, वृत्त है किसको दर्शा रहा है? करोड़पति को। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी वह कौन सी है, वह कौन सा अंक है जो तीनों में सम्मिलित है? करोड़पति भी है, व्यवसायी भी है, साथ ही साथ वह पुरुष भी है। चलिए इनमें से देखते हैं कौन सा है। देखिए ये आपको भी देखा जाए तो जो 7 वाला अंक है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम 12 को देखते हैं, आपके ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन दिया गया है 12, 12 को जो देखेंगे, ये जो 12 अंक दिया है आपका, ये देखिए त्रिभुज के अंतर है, पुरुष तो है, साथ ही साथ ये आयत के अंतर भी है पुरुष, और ये व्यवसायी है। लेकिन जो ये वृत्त के अंदर नहीं, करोड़पति नहीं है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें करोड़पति भी होना चाहिए। जो 12 वाला अंक है ये पुरुष है और व्यवसायी है, जबकि करोड़पति नहीं है। इस वजह से पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये तो आपका 12 हट गया। अब 13 जो दिया गया है, 13 आपका सिर्फ केवल ये त्रिभुज के अंतर्गत है। मतलब 13 वाला अंक जो होता है, 13 वाला जो व्यक्ति होगा वह केवल पुरुष होगा, न ही वह करोड़पति होगा और न ही वह व्यवसायी होगा। इस वजह से इसमें 13 भी कट गया। आपका अगला ऑप्शन दिया गया है 10। 10 पे आते हैं, देखते हैं। ये 10 देखिए आपको ये वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है और आयत में भी है। ये जो 10 है, 10 वो तीनों में आ रहा है। देखिए ये सर्कल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है। इस वजह से 10 वाला व्यक्ति जो होगा वो पुरुष भी होगा, व्यवसायी भी होगा और करोड़पति भी होगा। इसका देखा जाए तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ये इसका सी वाला ऑप्शन सही है। और डी वाला, अगर डी वाले को चेक किया जाए तो डी मतलब तीसरे नंबर पे है। डी देखा जाए तो तीसरा वाला जो व्यक्ति है ये त्रिभुज के अंदर है और वृत्त के अंदर है, मतलब वो पुरुष है और करोड़पति है, जबकि वह व्यवसायी नहीं है। इस वजह से 3 वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आपका जो सी वाला ऑप्शन था, 10 वाला व्यक्ति, वह करोड़पति भी है, व्यवसायी भी है, साथ ही साथ वह पुरुष भी है। ये 10 वाला व्यक्ति तीनों गुण उसके अंदर सम्मिलित है। इस वजह से आपका ये वाला तीसरा ऑप्शन जो 10 दिए गए है वो सही है। और वो आपका पूछा गया था तो कौन सा अंक पुरुषों को दर्शाता है, व्यवसायियों को और साथ ही साथ करोड़पति को दर्शाता है? वह अंक होता है 10। ये 10 जो है आपका तीनों के अंदर सम्मिलित है। देखेंगे तो वृत्त के भी अंतर्गत, आयत के भी अंतर्गत और त्रिभुज के भी अंतर्गत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं? आपको बताना है निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। आपको ये आकृति दी गई है, इसमें से बताना है कि कितने त्रिभुज होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया 12, दूसरा दिया गया 14, तीसरा दिया गया 10 और चौथा दिया गया है 8। इनमें से बताना है कि कौन सा त्रिभुज, कितने त्रिभुज होंगे ये आकृति में। देख लिया जाए तो इस आकृति में अब काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6। आपको तो ये मोटा मोटा 6 त्रिभुज अभी दिख रहे हैं। अब इन 6 त्रिभुजों को हटाने के बाद फिर अब काउंटिंग करते हैं। देखिए ये तो 6 हो गए। अगर एक देखा जाए तो आपका
एक तो ये है त्रिभुज, एक इधर हो गया, ये आपका हो गया, एक ये हो गया, उसके बाद सीधा इसके बाद ये भी एक त्रिभुज हो गया, एक यहाँ से हो गया, ये हो गया एक। अब फिर देखते हैं, उसके बाद आपका एक त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, ये हुआ, एक ये हुआ, फिर प्लस करते हैं। वैसे ही एक त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, और उसके बाद एक त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, ये हुआ, और उसके बाद एक आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज। टोटल कितने हुए? 6 पहले था, 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 टोटल हैं। इसमें आपका टोटल 12 त्रिभुज हैं। ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितने हुए? टोटल त्रिभुजों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया हमारा वो डायरेक्शन से संबंधित है रीजनिंग में। देखिए क्वेश्चन दिया गया, राजा एक बिंदु x से y की तरफ 80 मीटर चलता है। आपको बताया जा रहा है कि राजा किसी बिंदु से x बिंदु से y बिंदु तक 80 मीटर चलता है। उसके बाद कहा गया है सीधी दूरी तय करता है। वो 80 मीटर जो है सीधी दूरी तय करता है। वह दाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है तो 50 मीटर चलता है। उसके बाद कहा जा रहा है पुनः दाएं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। अंत में दाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है? आपको बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, पहला दिया गया 30 मीटर, दूसरा दिया गया 45 मीटर, और तीसरा दिया गया है 20 मीटर, और चौथा दिया गया है 10 मीटर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए जैसे जैसे आपको दिया गया है, अगर वैसे वैसे आप उसको लिखते जाएंगे या सेट करते जाएंगे तो क्वेश्चन रीजनिंग के सबसे आसान होते हैं। देखिए उसमें क्या कहा गया है, कहा गया है बिंदु x से y की तरफ 80 मीटर चलता है। आप मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है एक x यहाँ मान लीजिए, अब y यहाँ मान लीजिए। अब यहाँ से यहाँ कह रहा है सीधी रेखा में 80 मीटर चलता है। अभी आपको ये डिस्टेंस हो गया 80 मीटर। अब देखिए अब क्या कह रहा है, 80 मीटर सीधी दूरी तय करता है, वह दाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब कोई व्यक्ति अगर यहाँ से सीधा चल रहा है, उसका दाहिना तरफ किधर होगा? आपका जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो दाहिना दाहिना होगा। अब यहाँ से उसको 50 मीटर आप दाहिने चला दीजिए, ये उसको हो गए 50 मीटर, ये हो गया इसकी डिस्टेंस 50 मीटर दाहिने मुड़ा। उसका पुनः कह रहा है दाएं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है तो उसका दाहिना किधर होगा? आपका जो राइट हैंड होगा वो आपको उसका दाहिना होगा। अब उसको हम दाहिना इधर चल रहा है तो इधर उसका 70 मीटर हम यहाँ ले जाते हैं डिस्टेंस, ये हो गया 70 मीटर, 70 मीटर हो गया वो उसका दाहिना। और अंत में कहा गया वह पुनः पुनः दाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब कोई व्यक्ति अगर ऐसे जा रहा है तो उसका दाहिना किधर होगा? कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो उसका दाहिना इधर ही होगा ना, इधर। अब इधर यहाँ से 50 मीटर चलता है, ये डिस्टेंस उसकी हो गई 50 मीटर, ये है 50 मीटर इसकी दूरी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। ये व्यक्ति यहाँ पहुंच गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको बताना है कितना है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में कहा गया, देखिए x से y अगर हम ये x मान लेते हैं, ये यहाँ y मान लेते हैं, तो ये सीधी रेखा में 80 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है 50 मीटर चलता है, फिर पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर की दूरी तय करता है। ये जो 50 मीटर की दूरी तय करता है, अब पूछा जा रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। अब ये अगर आपको दिया गया है टोटल डिस्टेंस, यहाँ देखिए ये आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है? 80 मीटर दिया गया था, ये टोटल डिस्टेंस 80 मीटर बताया गया है। और आपकी ये डिस्टेंस यहाँ तक की डिस्टेंस हो गया 70 मीटर, 70 मीटर है। अब आपको ये डिस्टेंस बतानी है, ये इतनी दूरी कितनी होगी। अब इसको निकालने के लिए हम लोग अगर ये टोटल डिस्टेंस में से जो आपकी ये 70 मीटर दिया गया है, अगर उसको घटा देंगे तो आपका जो आपका प्रारंभिक बिंदु से दूरी पता चल जाएगी। देखिए आपका टोटल डिस्टेंस दिया है 80 मीटर, 80 में से आप अगर ये 70 घटा रहे हैं, जैसे ये 70 आपको दिया गया है और ये टोटल डिस्टेंस 80 मीटर दिया गया है, 80 में से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। 10 मीटर आपका जो राइट आंसर होगा, ये आपका 10 मीटर इसका आंसर है। इसका देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
जो डी दिया गया है आपका 10 मीटर, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कैसे दिया गया देख लीजिए, x से y तक के बिंदु आप एक यहाँ x मान लीजिए। इस क्वेश्चन को कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। अब चाहे इस डिस्टेंस को चाहे जैसे आप सेट कर लीजिए। देखिए, अगर आपको एक यहाँ x मान ले रहे हैं या यहाँ y मान ले रहे हैं, देखिए यहाँ अगर ये डिस्टेंस 80 मीटर, आप x से y की दूरी यहाँ 80 मीटर हो गया, देखते जाइए। उसके बाद क्या कहा गया है, x से y की तरफ होता है तो दूरी तय करता है वह, फिर दाहिने तरफ अगर ऐसा व्यक्ति कोई जा रहा है तो दाहिने उसका इधर ही होगा ना। अब ये दाहिने आएगा, कितना जाएगा, चलता है वो पुनः दाएं ओर होकर 50 मीटर चलता है। ये टोटल डिस्टेंस 50 मीटर हो गई। उसके बाद फिर कहा गया पुनः वह दाएं मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो उसका दाहिने किधर हो गया, दाएं इधर हो गया। ये कहा गया दाएं 70 मीटर चलता है। ये डिस्टेंस हो गई 70 मीटर, देखते रहिए, ये हो गई 70 मीटर। अब फिर कह रहे हैं अंत में दाएं ओर मुड़कर, फिर उसका दाहिने किधर होगा, इधर ही होगा ना, दाएं ओर मुड़ता है। ये उसकी डिस्टेंस 50 मीटर हो गई। अब आपको ये 70 मीटर दिए गए, 80 में से 70 यहाँ भी घटाएंगे, 80 में से अगर 70 घटा रहे हैं तो 10 मीटर ऐसे भी आएगा। आप चाहे जिधर से चाहे जिधर से आप चाहे जैसे मान लीजिए, आपका राइट आंसर 10 ही मीटर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हमारा सीटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन दिए गए। एक पंक्ति में 15 कुर्सी है। आपको बताया गया कि एक पंक्ति में 15 टोटल कुर्सी है। जो पी का स्थान है मध्य में है, आपका पी का स्थान मध्य में है, और दाईं ओर से गिनती करने पर क्यू का स्थान 12वें स्थान पे है। पी और क्यू के मध्य कितने चेयर हैं, कितनी कुर्सियां हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया 4, दूसरा दिया 5, तीसरा दिया गया 3 और चौथा दिया गया है 2। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए एक पंक्ति बना लेते हैं या श्रृंखला बना लेते हैं। देखिए, हम श्रृंखला जो बनाएंगे, एक ऐसी चेयर लगी हुई है, पंक्ति बनी हुई है, इसमें टोटल 15 व्यक्ति बैठे हैं। टोटल कितने व्यक्ति हैं यार, टोटल 15 कुर्सियां लगी गई हैं। चलिए हम लोग कुर्सियां लगा देते हैं। एक यहाँ हो गई, दूसरी यहाँ हो गई, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, छठी यहाँ, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, ये आपका 15 कुर्सी लग गई। ये आपका 15 कुर्सियां लग गई। अब कहा गया है पी का स्थान मध्य में है। पी का स्थान अगर मध्य में है तो अगर देखा जाए टोटल 15 में से अगर 15 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 7.5 आएगा। मतलब जो 7 साढ़े 7 मतलब 7.5 कहा जाए, मतलब अगर 15 का देखा जाए जो मध्य होगा, 8वां जो अंक होगा वो मध्य होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका जो 8वां इधर से होगा। और फिर अगर आप इधर से भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है 8वां, ये आपको पी का स्थान देंगे। कहा गया है ना पी का स्थान मध्य में होगा। आप इधर से भी गिनेंगे तो 7 8वें पे आएगा, इधर से भी गिनेंगे तो 8वें पे आएगा। अब अगला दिया गया, अगला स्टेप आपको दिया गया है, दाईं ओर से गिनने पर क्यू 12वें स्थान पे है। आप देखिए अगर इधर से गिनेंगे, ये आपका दाईं तरफ होता है, ये है दाईं तरफ, ये है दाईं तरफ, और इधर से आएंगे तो ये है बाईं तरफ। अब कहा गया है कि दाईं ओर से गिनने पर क्यू का स्थान 12वें पर आता है। अगर इधर से गिनेंगे तो 12वें स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वें स्थान पे क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। ये क्यू 12वें स्थान पे आ जा रहा है। अब पूछा गया है पी और क्यू के मध्य कितनी कुर्सी हैं। आप इधर से काउंट कर लीजिए, 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी। ये पी और क्यू के मध्य टोटल 3 कुर्सी हैं। आपका ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। पहला दिया गया चौथा, दूसरा दिया गया 5, तीसरा जो दिया गया 3, डी दिया गया है दूसरा, इसका सही उत्तर होगा तीसरा। आप जैसे जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर आप वैसे वैसे लिखते जाएंगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपको क्या कहता है, एक पंक्ति बनाइए जिसमें 15 कुर्सियां आपको रखना है। आपने 15 कुर्सी ऐसे सेट कर दिए कि एक लाइन में आपने 15 कुर्सी या 15 चेयर लगा दिया। तो उसमें कहा गया है कि पी जो है मध्य में बैठा है। आप 15 कुर्सी को अगर डिवाइड करेंगे तो मध्य में कितना आएगा, 8वीं कुर्सी जो होगी इधर से भी 7वीं 8वीं पे आएगी और इधर से भी 8वीं पे आएगी, जो आपका मध्य होगा। अब फिर उसके बाद कहा गया है जो क्यू है वो दाहिनी तरफ से गिनने पे 12वें स्थान पे है। आपके दाहिने तरफ इधर से अगर आप काउंट करेंगे तो 12वें स्थान पे क्यू आ जाएगा। ये 12वें स्थान पे है और ये 8वें स्थान पे है। अब कहा गया पी और क्यू के मध्य कितना है। अगर आप 12 में से 8 घटाएंगे तो वैसे देखा जाए 4 आएगा, लेकिन क्योंकि क्यू ये मध्य में बात किया जा रहा है, क्योंकि वो उसमें 8वां काउंट कर लिया जा रहा है, इस वजह से
उसमें से देखेंगे आप, अगर ये ग्राफ देखेंगे तो इसमें कितने चेयर बच रहे हैं, ये तीनों ही तो बच रही है ना। पी और क्यू के मध्य केवल 3 कुर्सी बचे या 3 चेयर बच रही है, इस वजह से इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है, रीजनिंग का अगला क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, वो ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन दिए गए हैं, यदि सी बी का भाई है, बी ए का पुत्र है, डी सी का पिता है और ए महिला है, तो ए का संबंध बताना है। आपको इसमें बताना है ए का संबंध। अब ये क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है कि ए का संबंध किससे दर्शाना है। आप ऑप्शन देख लीजिए, इसमें डी का दिया रहा है। डी से संबंध इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो डी का ही दिया जा रहा है, मतलब ए और डी का संबंध क्या होगा। इस हिसाब से कभी कभी क्वेश्चन को क्लियर नहीं दिया रहता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा। इसमें पूछ रहा है ए का संबंध, ए तो है, तो ए है। आप पूछ रहा है तो ए है क्या है, ये आपको कंफर्म नहीं हो रहा है। अब यहाँ संबंध के बारे में दिया गया, पहला ऑप्शन दिया डी की बहन होगी, डी का पिता होगा, पति होगा, सॉरी, डी की पत्नी होगी, डी की माता होगी। ए और डी का संबंध क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले जो जो लिखा गया है सेम वैसे वैसे हम उस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है सी जो है बी का भाई है, पहले ये लिखा गया है। और दूसरा लिखा गया है बी ए का पुत्र है, जो बी है ए का पुत्र है, पुत्र है। अब यहाँ देखिए, अब क्या कहा गया है, ये देखिए क्वेश्चन में लिखा है ए जो है महिला है। ये क्वेश्चन में देखिए लिखा गया ए महिला है, ये मतलब ए ये महिला है। अब जो हो गया बी होगा, बी माता होंगी, माता होंगे। और अगला दिया रहा है डी और सी। डी जो है, देखिए डी सी का पिता है, पिता है। जो सी है, डी जो है सी का पिता है। अब देखेंगे सी बी भाई हैं, तो डी जो होंगे पिता होंगे कि नहीं दोनों के। डी है बी और सी के, बी और सी के पिता होंगे। जब पिता होंगे तो ए होंगी, आपका जो ए होंगी, ये जो बी और सी की माता होंगी। जब डी पिता है ए माता है, तो डी और ए और डी का संबंध ए का डी के साथ संबंध कैसा होगा, पत्नी वाला संबंध होगा। इस प्रकार देखा जाए तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। ए का संबंध कैसे डी से है, पत्नी का संबंध है। देख लीजिए क्वेश्चन में दिया गया सी बी का भाई है, यहाँ आपको लिख दिया जाएगा सी बी का भाई है। और यहाँ दूसरा लिखा गया है बी जो है ए का पुत्र है, बी जो है ए का पुत्र है। यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया है कि ए एक महिला है। ए एक महिला होगा, अगर कोई बी व्यक्ति है उसकी माता ए है, मतलब वो किसी का पुत्र जो है ए का पुत्र है, ये आपको बता दिया गया कि वह महिला है। महिला है तो मतलब जो बी होगा उसकी माता ए होंगी, इस वजह से आपको क्लियर लिख दे ए महिला है, बी की जो माता होंगी। और तीसरा जो दिया गया है डी जो है सी का पिता है, यहाँ डी सी का पिता हो गया। और यहाँ लिखा गया है सी और बी भाई भाई हैं, तो सी और बी का पिता दोनों ही तो डी ही होंगे, बी और सी के पिता डी होंगे। अब कहा गया है, फिर उसके बाद ये हो गया, उसके बाद बी और सी, यहाँ पर जो क्वेश्चन देखा है बी जो होता है एक ही माता है, एक ही माता बी है। अगर यहाँ एक ही माता है तो अगर ए जो है बी की माता है, तो उसी प्रकार बी और सी भाई भाई हैं तो उनकी भी माता होंगी। अगर जब ए माता है डी पिता है, तो इन दोनों का संबंध कैसा होगा, पति पत्नी का होगा। जो आपका डी का संबंध पूछ रहा है, ए है डी की पत्नी है, ए जो है डी की पत्नी है। आपको ए बता दी पहले महिला है, तो जो भी आएंगे वो पुरुष होंगे, वो उनके पति होंगे, इस वजह से डी की पत्नी होंगी। ए जो है डी की पत्नी होंगी। इस प्रकार इसका ये आंसर था, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा श्रृंखला से संबंधित है कि श्रृंखला में लिखा गया निम्नलिखित श्रृंखला में क्या के स्थान पर क्या आएगा। आपको बताएगा जो यहाँ क्या शब्द दिया गया है इसके स्थान पर क्या आएगा। आपको अंक दिए गए 117, 98, 80, 64 और डैश दिए गए, उसके बाद 42 दिए गए हैं। अब आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिए गए 48, दूसरा 46 और तीसरा 51 और चौथा दिए गए है 55। इन सवाल को सॉल्व करने के लिए कई तरीके होते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखना है कि क्या
इन दोनों के अंतर में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए कि अगली संख्या हमको प्राप्त होती रहे। चलिए देखते हैं इसमें से अगर किसी का गुणा किया जाए, अगर हम इसका वर्ग देखें तो 117 लगभग 117 किसी के वर्ग में नहीं आएगा, क्योंकि 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का वर्ग आएगा 121, जो होता है 100 और 121 के बीच में 17 है, जबकि 10 और 11 के बीच में कोई भी पूर्णांक अंक नहीं आएगा। इस वजह से वर्ग की क्रिया तो इसमें कार्य नहीं करेगी, एक तो नियम खत्म हो गया। अब दूसरा अगर देखते हैं 117 में से 98 घटाएंगे तो ये शायद नियम इसमें कार्य करे। चलिए इस नियम पे लगा के देखते हैं क्या होगा। और अगर दूसरा देखते हैं, दूसरा नियम तो देखें 13 का गुणा अगर 9 करेंगे, इस सवाल में देखते हैं 13 गुणे 9 करें, 13 9 117 हो जाए है। फिर दूसरा देख रहे हैं 14 गुणे 7 करें, 14 से 98 हो जा रहे हैं। अब यहाँ करेंगे 16 गुणे 5 करेंगे, ये 80 आ जाए। अब यहाँ गुणा करेंगे हम 16 गुणे ये 4 करना पड़ रहा है, 16 गुणे 4 करेंगे तो तब 64 आ जाएगा, जबकि ये हमारी श्रृंखला चल रही, इसमें 13 में 1 जोड़े 14 आ गया, फिर यहाँ 2 जोड़े। अब यहाँ तो हमको अगर 2 के बाद अगर हम 3 जोड़ते हैं तब वो संख्या आनी चाहिए। फिर यहाँ देखिए 9 घटाएं, 9 आया, फिर यहाँ 2 घटाए, फिर यहाँ 2 घटाए, फिर यहाँ भी 2 ही घटाना चाहिए था, 3 आ जाता तो फिर ये हो जाता है। इस वजह से ये क्रिया इसमें भी, ये नियम इसमें भी कार्य नहीं करेगा। फिर अब अगला नियम लगाते हैं, देखते हैं अगला नियम क्या कोई कार्य कर। अगले नियम अब हम इसमें हमसे घटा के देखते हैं कि क्या होता है। देखिए 117 में से अगर हम 98 घटाएंगे तो कितना आएगा, 117 में से 98 घटाएंगे तो 19 आ रहा है। फिर अगर हम 98 में से 80 घटा रहे हैं, कितना आ रहा है, 98 से 80 घटाएंगे तो 18 आ रहा है। अब हम लोग 80 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 में से 64 घटाएंगे तो 16 आ रहा है। अब देखते चलते हैं इसके साथ साथ इसका अंतर भी कितना आ रहा है। देखेंगे आप अगर 19 में से 18 घटाएंगे तो -1 का अंतर आ रहा है। फिर अगर हम 18 में से 16 घटाएंगे तो -2 का अंतर आ रहा है। अब हमारा जो 64 है, 64 में हम लोग क्या घटाएं कि हमको ये संख्या प्राप्त हो जाए। अब देखते हैं अगर इस नियम से जो आपका शेष आ रहा था अगर उससे घटाते चलें, यहाँ 16 में से हम कितना घटाएंगे, 16 में हम 3 घटाएंगे, जो हमारा यहाँ संख्या 13 आएगी। अब अगर यही संख्या हम 64 में से 13 घटा देंगे तो हमारी ये संख्या जो हमारी लुप्त संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। अब जैसे हम लोग 64 में यहाँ देखिए हम लिख दे रहे 64 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारी संख्या 51 आ जाएगी कि नहीं आएगी, यहाँ 51 आ जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ 51 लिख दे रहे हैं, 51 लिख रहे हैं, ये आपकी संख्या 13 आ गई। फिर अब देखते हैं 51 में से अगर हम 42 घटा रहे हैं तो क्या आएगा, 41 में से अगर वहाँ घटाएंगे, 51 में से 42 घटाएंगे तो आपकी कितनी संख्या आएगी, 9 आएगी कि नहीं आएगी, 9। अगर फिर यहाँ देखेंगे 13 में से 9 घटाएंगे तो -4 आ रही है। ये जो हमारी देखिए श्रृंखला भी बन रही है, पहले में -1 घटाएंगे, फिर -2 घटाएंगे, -3 -4, ये 64 आएगा। 64 में से अगर हम -13 घटाएंगे तो 51 जो आएगा वो हमारी जो लुप्त संख्या है वो आ जाएगा। आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 51 दिया गया है। इस प्रकार इसका 51 जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ 19 हुआ, 18 हुआ, 117 में से 98 घटाएंगे तो 19 आएगा, 98 में से 80 घटाएंगे तो 18 आएगा, और 80 में से 64 घटाएंगे तो 16 आएगा, और 64 में से 51 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। अब 51 में से 42 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। फिर इन सब का अंतर देखेंगे तो 19 का और 18 का अंतर 1 आ जाएगा, 18 और 16 का अंतर 2 आ जाएगा, 16 और 13 का अंतर 3 आ जाएगा, और 13 और 9 का अंतर 4 आ जाएगा। इस प्रकार इसका 51 जो सी वाला ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया हमारा वो डायरेक्शन से संबंधित है रीजनिंग में। देखिए क्वेश्चन दिया गया, राजा एक बिंदु x से y की तरफ 80 मीटर चलता है। आपको बताया जा रहा है कि राजा किसी बिंदु से x बिंदु से y बिंदु तक 80 मीटर चलता है। उसके बाद कहा गया सीधी दूरी तय करता है, वो 80 मीटर जो है सीधी दूरी तय करता है। वह दाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है तो 50 मीटर चलता है। उसके बाद कहा जा रहा है पुनः दाएं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। अंत में दाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, आपको बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, पहला दिए गए 30 मीटर, दूसरा दिए गए 45 मीटर, और तीसरा दिया गया है 20 मीटर, और चौथा दिया गया है 10 मीटर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं।
देखिए, जैसे जैसे आपको दिया गया है, अगर वैसे वैसे आप उसको लिखते जाएंगे या सेट करते जाएंगे तो क्वेश्चन रीजनिंग के सबसे आसान होते हैं। देखिए उसमें क्या कहा गया है, कहा गया है बिंदु x से y की तरफ 80 मीटर चलता है। आप मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है एक x, x यहाँ मान लीजिए, अब y यहाँ मान लीजिए। अब यहाँ से यहाँ कह रहा है सीधी रेखा में 80 मीटर चलता है। अभी आपको ये डिस्टेंस हो गए 80 मीटर। अब देखिए अब क्या कह रहा है, 80 मीटर सीधी दूरी तय करता है, वह दाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब कोई व्यक्ति अगर यहाँ से सीधा चल रहा है, उसका दाहिना तरफ किधर होगा, आपका जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो दाहिना दाहिना होगा। अब यहाँ से उसको 50 मीटर आप दाहिने चला दीजिए, ये उसको हो गए 50 मीटर, ये हो गया इसकी डिस्टेंस 50 मीटर दाहिने मुड़ा। उसका पुनः कह रहा है दाएं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है तो उसका दाहिना किधर होगा, आपका जो राइट हैंड होगा वो आपको उसका दाहिना होगा। अब उसको हम दाहिना इधर चल रहा है तो इधर उसका 70 मीटर हम यहाँ ले जाते हैं डिस्टेंस, ये हो गया 70 मीटर, 70 मीटर हो गया वो उसका दाहिना। और अंत में कहा गया वह पुनः पुनः दाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब कोई व्यक्ति अगर ऐसे जा रहा है तो उसका दाहिना किधर होगा, कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो उसका दाहिना इधर ही होगा ना, इधर। अब इधर यहाँ से 50 मीटर चलता है, ये डिस्टेंस उसकी हो गई 50 मीटर, ये है 50 मीटर इसकी दूरी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। ये व्यक्ति यहाँ पहुँच गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको बताना है कितना है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में कहा गया, देखिए x से y, अगर हम ये x मान लेते हैं, ये यहाँ y मान लेते हैं, तो ये सीधी रेखा में 80 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है 50 मीटर चलता है, फिर पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर की दूरी तय करता है। ये जो 50 मीटर की दूरी तय करता है, अब पूछा जा रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। अब ये अगर आपको दिया गया है टोटल डिस्टेंस, यहाँ देखिए ये आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर दिया गया था, ये टोटल डिस्टेंस 80 मीटर बताया गया है। और आपकी ये डिस्टेंस यहाँ तक की डिस्टेंस हो गया 70 मीटर, 70 मीटर है। अब आपको ये डिस्टेंस बतानी है, ये इतनी दूरी कितनी होगी। अब इसको निकालने के लिए हम लोग अगर ये टोटल डिस्टेंस में से जो आपकी ये 70 मीटर दिए गए, अगर उसको घटा देंगे तो आपका जो आपका प्रारंभिक बिंदु से दूरी पता चल जाएगी। देखिए आपका टोटल डिस्टेंस दिया है 80 मीटर, 80 में से आप अगर ये 70 घटा रहे हैं, जैसे ये 70 आपको दिए गए हैं और ये टोटल डिस्टेंस 80 मीटर दिया गया है, 80 में से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 10 मीटर आपका जो राइट आंसर होगा, ये आपका 10 मीटर इसका आंसर है। इसका देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो डी दिया गया है आपका 10 मीटर, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कैसे दिया गया देख लीजिए, x से y तक के बिंदु आप एक यहाँ x मान लीजिए। इस क्वेश्चन को कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, आप चाहे इस डिस्टेंस को चाहे जैसे आप सेट कर लीजिए। देखिए अगर आपको एक यहाँ x मान ले रहे हैं या यहाँ y मान ले रहे हैं, देखिए यहाँ अगर ये डिस्टेंस 80 मीटर, आप x से y की दूरी यहाँ 80 मीटर हो गया, देखते जाइए। उसके बाद क्या कहा गया है, x से y की तरफ होता है तो दूरी तय करता है वह, फिर दाहिने तरफ अगर ऐसा व्यक्ति कोई जा रहा है तो दाहिने उसका इधर ही होगा ना। अब ये दाहिने आएगा, कितना जाएगा, चलता है वो पुनः दाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, ये टोटल डिस्टेंस 50 मीटर हो गई। उसके बाद फिर कहा गया है पुनः वह दाएं मुड़ता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो उसका दाहिने किधर हो गया, दाएं इधर हो गया। ये कहा गया है दाएं 70 मीटर चलता है, ये डिस्टेंस हो गई 70 मीटर, देखते रहिए ये हो गई 70 मीटर। और फिर कह रहे हैं अंत में दाएं ओर मुड़कर, फिर उसका दाहिना किधर होगा, इधर ही होगा ना, दाएं ओर मुड़ता है, ये उसकी डिस्टेंस 50 मीटर हो गई। अब आपको ये 70 मीटर दिए गए, 80 में से 70 यहाँ भी घटाएंगे, 80 में से अगर 70 घटा रहे हैं तो 10 मीटर ऐसे भी आएगा। आप चाहे जिधर से चाहे जिधर से आप चाहे जैसे मान लीजिए, आपका राइट आंसर 10 ही मीटर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारा घड़ी से है या क्लॉक से है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है जो हमारा है क्लॉक से संबंधित, जो 17वीं बीपीएससी में आज का जो ये आखिरी क्वेश्चन है। दिए गए है 2 और 3 बजे के बीच इस समय पर एक घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। आपको बताना है 2 और 3 की घड़ी की सुइयां एक साथ कब होंगी। पहले दिया गया 2:38 सही 2/11 मिनट पे, दूसरा दिया गया 2:38 सही 10/11 मिनट पे, और तीसरा दिया गया है
2:10 पे है। चौथा दिया गया 2:10 पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगा। जो आपको सही लगे या जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको आसान लगे, वो तरीका आप एग्जाम में लगा के अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। पहला जो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम उसमें फार्मूला यूज करते हैं, देखिए उसमें फार्मूला होगा आपका एच होगा, एच आपका हावर्स हो गया, फिर इंटू एच हो गया, मल्टीप्लाई 5 हो गया, फिर इसमें प्लस माइनस आपका थीटा हो गया, उसके बाद 60 का भाग देंगे, उसके बाद फिर आप 12/11, ये आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूले पे इस क्वेश्चन को पुटअप करते हैं। देखिए आपका जो हावर्स देखिए पहले क्या दिए गए, 2 दिए गए हैं, ये 2 हो गया, फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, फिर प्लस माइनस थीटा, उसके बाद भाग 60 का देंगे, ये आपका जो 12/11 है, इसको ऐसे लिखें। अब देखिए यहाँ थीटा का मान क्या होगा, जब दो सुइयाँ या घड़ी की जब दो सुइयाँ चाहे मिनट सेकंड की हो चाहे घंटे और मिनट की सुइयाँ जब पैरेलल रहेंगी तो वहाँ थीटा का मान 0 होगा, क्योंकि वो उस समय 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ आपका जो होता है थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री का, ये नॉर्मल है। अब इस थीटा का मान हम अपने इस फार्मूला में रखते हैं, 2 इंटू 5 प्लस माइनस 0 भागे 16 करेंगे, उसके बाद यहाँ करेंगे। अब 60 का जो आपका 60 चाहिए, 60 का भाग 0 करेंगे तो वहाँ पे 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 गुणे 5 करेंगे तो 10 आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद यहाँ 12/11 लिखेंगे। उसके बाद फिर आप देखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ 2 इंटू यहाँ आ गया 10 इंटू 12/11, इसको 2 का यहाँ रखेंगे तो 12 में 120 हो गया, बटे 11 करेंगे। अब इसको छोटा करेंगे तो 2 अनुपाते देखा जाए तो 11 धाम में 110 हो जाता है, फिर 10 होता है, फिर ये इसका छोटा न्यूनतम रूप है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, या जैसे कहा जाए कि भिन्न के रूप में लिखा होगा तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। देखिए 120 कैसे आ जाएगा, 11 धाम में 110 होता है, फिर 10 जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा। इसके कहने का मतलब आपका जो हो गया, ये हो जाएगा 2 बजकर, आपका जो राइट आंसर आएगा 2:10 सही 10/11 मिनट पे घड़ी की सुई बराबर होगी। ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2:10 सही। देखिए आपका ये फार्मूला है, आपको पहले एच जो होता है घंटा होता है, और थीटा का मान जो है थीटा का मान होगा, जब दो सुइयां पैरेलल रहेंगे तो वहाँ थीटा का मान 0 बनेगा। इस वजह से यहाँ थीटा का मान 0 रखेंगे तो आप 60 का 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। इस वजह से यहाँ 2 गुणे 5 किए हैं 10 आ गया, आपका जो 12/11 आएगा। 10 में 12/11 का गुणा करेंगे तो 12 में 120/11, इसका न्यूनतम रूप लिखा जा सकता है 10 सही 10/11, जो आपका राइट आ जाएगा 2:10 सही 10/11 मिनट पे वो सुइयां समान ये वो सुइयां एक साथ रहेंगी। एक तो ये फार्मूला है। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं दूसरी विधि से इसको कैसे लगाया जाता है। इसमें जो दूसरा फार्मूला होगा यहाँ लिखा जाएगा, दूसरा फार्मूला जो है 60 इंटू T1, उसके बाद यहाँ आपको -11 या 11 मिनट को बटा 2 करेंगे बराबर 0 करेंगे, तो ये फार्मूला है आपका। अब देखिए 60 आपका जो पहला टाइम जो दिए गए है 2 दिए गए हैं, ये आपका 2 आ जाएगा, फिर -11 यम आ जाएगा, अब बटा 2 दिया गया है, अब आपका 0 दिया गया है। 60 दूनी 120 होगा, -11 m हो जाएगा। अब ये जो होता है 2 का अगर इधर करेंगे 0 से गुणा तो 0 आ जाएगा। अब इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो 11 m बराबर हो जाएगा 120। अब m बराबर कितना हो जाएगा 120/11। इसको और छोटा करेंगे तो कैसे आ जाएगा, इसका आ जाएगा 10 सही 10/11। ये आपका मिनट में आया है, ये आपका मिनट है 10 सही 10/11। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2 और 3 के बीच में ये संख्या देखा जाए तो 10 सही 10/11 मिनट आया है। 2 और 3 के बीच में करेंगे तो कौन सी आएगा, 2:10 सही 10/11 मिनट आएगा। अगर आप 3 इसको जोड़ रहे हैं तो वो 3 के बाद की संख्या आ जाएगी, मतलब आप 3 और 4 के बीच में करेंगे। इस वजह से इसका जो सही उत्तर होगा डी वाला ऑप्शन आएगा, 2:10 सही 10/11 मिनट। इस प्रकार ये आज के लिए आखिरी क्वेश्चन था। आपको जो भी फार्मूला आपको सूटेबल लगे या आसान लगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।